हेडिंग लिखें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कंसिडरेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 16 पे ही बहस अभी जारी है, लेकिन IAS 16 की उस बहस में हमें जरा रिटेन्ड अर्निंग्स, कैपिटल, अलग-अलग लेजर्स, ये जरा पता होने चाहिए थे बिफोर कि हम कोई आगे डिस्कशन स्टार्ट करते। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जब वर्ड आपके सामने आता है तो आपके जहन में कौन से एसेट्स आते हैं, कौन से नॉन करंट एसेट्स आते हैं? दे हेल्ड फॉर यूज होते हैं एंड दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। एग्जांपल्स बता दें दो चार। एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखा जरा। डेफिनेटली सही कह रहे हैं, वही एग्जांपल वही बात में दोबारा होने लगी। इनिशियली एक सेंटेंस लिखा, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एब्रिविएशन बना रहा हूं, PP is initially an item of property plant equipment is recorded at cost। कभी भी अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम आप खरीदें, बनाएं, लैंड लें, बिल्डिंग लें, मशीनरी लें, तो हमेशा उसे इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे? लेकिन कॉस्ट डजंट मीन्स परचेज प्राइस ओनली। कॉस्ट मीन्स ऑल अमाउंट्स इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, विच मीन्स अगर ये आइटम कोई आपने इंपोर्ट की है तो इंपोर्ट ड्यूटीज भी होंगी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी होंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी होंगे, वायरिंग चार्जेस भी होंगे, वगैरह वगैरह भी होंगे। कॉस्ट मीन्स ऑल अमाउंट्स इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। कभी भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम होगी तो इनिशियली आप उसे कॉस्ट पे डेबिट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियली तो कॉस्ट पे मेजर कर लेंगे, लेकिन सब्सीक्वेंटली क्या करेंगे? नहीं, वो मैं ही बताता हूं, मैंने हेडिंग लिखी है। सब्सीक्वेंटली का मतलब ऐसे फिर बाद में क्या करें? इनिशियली तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिए, क्या फिर हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड रहने देंगे? फिर सब्सीक्वेंटली क्या करेंगे? अब यहां से ऑनवर्ड्स बेटा कुछ नई बातें बीच में आनी है। तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के फिर दो मॉडल्स हैं। इनिशियली आप कॉस्ट पे ऐसे डेबिट कर लेंगे, सब्सीक्वेंटली मेजर करते हुए। तो आप सुन ले पहले थोड़ा सा। IAS 16 में दो मॉडल्स हैं, वन इज कॉस्ट मॉडल, लेकिन एक और भी मॉडल है रिवैल्यूएशन मॉडल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सब्सिक्वेंटली आप कॉस्ट मॉडल पे भी मेजर कर सकते हैं, और रादर देन कॉस्ट मॉडल आप रिवैल्यूएशन मॉडल भी चूज कर सकते हैं। मैंने ब्रैकेट में सॉरी दोनों के दरमियान में और लिखा है, विच मींस चॉइस अवेलेबल है, या कौन सा मॉडल रिज्यूम कर लें और या रिवैल्यूएशन मॉडल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए रख लें। पहले आ जाए जरा कॉस्ट मॉडल पर। अगर आपने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल चूज किया है तो आप क्या करेंगे? एसेट को जिस कॉस्ट पे लिया था उसी पे रखेंगे और बस सब्सिक्वेंटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है सर? इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट मॉडल शायद वही है जो हम पिछले दिनों में भी डिस्कस कर रहे थे और शायद आपने पहले भी पढ़ा था। इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट मॉडल में कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यकीनन वर्ड WDV भी यूज हो जाता है, बुक वैल्यू भी यूज हो जाता है, नेट बुक वैल्यू भी यूज हो जाता है, लेकिन सही वर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है कैरिंग अमाउंट। इन अदर वर्ड, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हुए कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। एक कौन सा मेथड है? कॉस्ट मॉडल में कैरिंग अमाउंट कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
अगर मैं कहूं कि इसका हमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से आइडिया हो चुका है, तो आई होप कि मैं गलत बात नहीं कर रहा। तो यहां तक आप लिख लें। बाकी रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, ये बहस इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं। कल पढ़ना, कल भी इंशाल्लाह रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहें। अभी कॉस्ट में भी मैं कह रहा था, अगर मैं आपसे सजेशन मांगू तो फिर तो FA1 की क्लास भी स्टार्ट ना होती, हम आते ही कहते काफी हो गया। क्लास तक आ जाते हैं, उसके बाद जैसे क्लास के अंदर आते हैं तो फिर मिशन सिर्फ ये हो जाता है कि अब देखा जाए टाइम कितना रह गया। क्लास में एंटर होते ही मायूसी के लम्हात शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल कॉस्ट वालों के साथ जो डिसाइड ही हुआ है, होपफुली जो कॉस्ट वाले हजरात बैठे हैं वो मुझे बता सकेंगे कि पढ़ने को ना तो दिल कर रहा था, ना ही कुछ चांस है कभी करेगा, और ना ही आज कर रहा है। तो अब करें क्या? अगर छुट्टी करेंगे फिर तो मेरा ख्याल है अल्लाह हाफिज कह के सेशन एंड की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी दिन अपने दिल को करवाना ही पड़ना है, तो कल करवाने की बजाय फिर अभी से क्यों नहीं? क्योंकि आप अगर ईद के बाद कहेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि कौन सी ईद के बाद क्योंकि वो भी गेम ऑन है। ये को पहली ईद तो जिंदगी में नहीं आ रही, बड़ी ईदें गुजर गई जिसके बाद हमारा प्लान था कि पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये मतलब वो गेम ऑन हो जाती है। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है प्लीज? आवाज ठीक रही है? नहीं नहीं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज बताइएगा, आवाज का इशू तो नहीं है? चलिए सीरियस हो जाइए प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आवाज का इशू तो नहीं आ रहा? ये बेटा अगर कोई भी आवाज का किसी का इशू आए ना तो पहले जरा अपना कनेक्शन जरा दोबारा चेक कर लिया करें, रीस्टार्ट कर लिया करें। क्योंकि अगर ओवरऑल इशू आ रहा हो मेरे सामने तो फिर वो सभी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उस टाइम। तो अगर कोई स्पेसिफिक इशू हो तो जरा पहले रिकनेक्ट करके चेक किया करें, ठीक है? चलिए सर जी, अब हमें जरा फोकस करना है, एक नई चीज आपके सामने आनी है। तो बात किसकी प्लीज हो रही है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इनिशियली एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, लेकिन सबसीक्वेंट मेजरमेंट का एक मॉडल क्या है? कॉस्ट मॉडल। और उसके अगेंस्ट एक दूसरा मॉडल क्या है? यहां से ऑनवर्ड्स अब सारी जो हमारी डिस्कशन है वो इस पे होगी कि रिवैल्यूएशन मॉडल अगर यूज होना है तो उसमें फिर अकाउंटिंग कैसे होती है। क्योंकि कॉस्ट मॉडल की बातें होपफुली आपको पता है। एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने वर्ड लिखा है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, मेथड्स होंगे, कोई ऐसे डिस्पोज भी हो सकता है, अगर कॉस्ट पे लेजर है तो क्या होता है, WDV पे क्या होता है, यही पिछले दिनों में हमने बहस की है। ठीक है सर, तो अब आ जाए जरा रिवैल्यूएशन मॉडल, और मुझे 2 मिनट जरा और दें जरा। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होना है तो फिर उसका छोटा सा मैं एक प्रिंसिपल लिख दूं, फिर वो कैसे अप्लाई होना है वो बाद में करता हूँ। तो उस केस में बेटा फिर जो कॉस्ट है, कॉस्ट को आप रिप्लेस कर लेंगे बाय द अमाउंट ऑफ, नहीं, रिवैल्यूड अमाउंट। रिवैल्यूड अमाउंट मींस होता है फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू मींस क्या होता है? मार्केट वैल्यू। फिर आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके आ जाएंगे। कैसे, वो फिर मैं अभी बताता हूँ। और फिर उस फेयर वैल्यू में से सब्सिक्वेंटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके फिर अपनी कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, कैरिंग अमाउंट को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, दो मॉडल्स हैं। कौन कौन से? और रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर कैरिंग अमाउंट तक पहुंचना आपने तो फिर रिवैल्यूड अमाउंट मींस फेयर वैल्यू लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके वर्किंग करेंगे। अब ये मैंने जस्ट इसके सामने इसलिए लिख दिया ताकि जरा कंपैरिजन हो जाए। बाकी ये सब कुछ होगा कैसे वो भी मैं नीचे शुरू करूंगा, यहाँ तक लिखे आपने। जी सर। नहीं बेटा नहीं, अब बाकी अब मेरा काम है। नहीं, हर बंदे की मार्केट वैल्यू डिफरेंट का मतलब? नहीं नहीं, मतलब वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम बेटा जिस फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं
ये हम उस फेयर वैल्यू की बात करें जो मार्केट में फाइनली निगोशिएटेड प्राइस होगी। तो डेफिनेटली हर बंदा निगोशिएशन करता है। सर मुझे मुझे मौका तो दें, लेकिन हम ये कर लेंगे कि हम ऑन एवरेज जो निगोशिएटेड प्राइस है उसको बेस बना लेंगे। जो फाइनली निगोशिएटेड मार्केट वैल्यू है हम उसकी बेस पे ये काम करेंगे। जी बेटा, जो आप बात करें ये शायद उस दिन तो होगी, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू उस दिन तो सेम होगी जिस दिन आप खरीद रहे होंगे, लेकिन क्या सबसीक्वेंटली भी जैसे जैसे साल गुजर रहे होंगे, क्या WDV और मार्केट वैल्यू में फर्क हो सकता है? तो बेटा सब्सिक्वेंटली चेंजेस आ जाएंगे ना। ये तो ये तो मैंने अभी लिखा है, ये मैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। बेटा प्लीज डिस्टर्ब नहीं, सब प्लीज करें, प्लीज जीरो डिस्टर्बेंस काइंडली, प्लीज नो डिस्टर्बेंस। ठीक है कल सर? तो ये मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा जिस दिन एसेट खरीदा है, ये सारी डिस्कशन की हेडिंग क्या है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंटली जब डिफरेंट ईयर एंड्स आ रहे होंगे, डिफरेंट डेट्स आ रही होंगी खरीदने के बाद, तो फिर कॉस्ट मॉडल पे ही रख लें, मींस एसेट की कॉस्ट में से बस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस करके WDV बनाते रहे, या ग्रेजुअली साथ साथ WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करते रहे, और जो डिफरेंसेस है उनका डिसीजन लेके फिर एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लें, और फिर फेयर वैल्यू के बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ये मैं इस तरह की कुछ बात करने लगा हूँ, तो मुझे जरा मौका दें, मैं अब इसी को एक्सप्लेन कर लगा हूँ। आप लोग इस तरह करें, अब नेक्स्ट दोबारा एक दफा हेडिंग लिख लें, रिवैल्यूएशन मॉडल। यहाँ से ऑनवर्ड सारी डिस्कशन अब हमारी रिवैल्यूएशन मॉडल की एप्लीकेशन पे है। फिर डेफिनेटली जो जो क्वेश्चंस आपके होंगे मैं साथ साथ डिस्कस करता हूँ। आपने सिर्फ कंसंट्रेट करना है, बस ये मेन चीज है। जी आप प्लीज जरा बेटा नो डिस्टर्बेंस काइंडली फोकस करें जरा। इसमें एक फर्स्ट सेंटेंस लिखें जरा, रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कैसे होता है। ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, on the date of revaluation, WDV is compared with फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का वर्ड बार बार बोलूंगा मैं, क्या मतलब इसका समझ आएगा आप लोगों को? मार्केट वैल्यू। रिवैल्यूएशन मॉडल अगर अडॉप्ट किया जा रहा है, तो जिस दिन आप रिवैल्यूएशन करने लगे हैं, अब ये बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, जो भी दिन होगा जिस दिन आप रिवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, उस दिन आप किसको किससे कंपेयर करेंगे? पहले उस दिन की अपनी बुक्स के मुताबिक एक WDV निकाल लेंगे, उसको फिर उस दिन की मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। प्रैक्टिकली तो बेटा जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था, ये एक मार्केट की फाइनल निगोशिएशन प्राइस होगी, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर आपको फेयर वैल्यू देगा, तो हम उसकी बेस पे वर्किंग कर लेंगे। आप सिर्फ मुझे ये बता दें, इज इट पॉसिबल कि WDV और फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू में डिफरेंस आ जाए? और डिफरेंस किस किस फॉर्म में हो सकता है फेयर वैल्यू ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस हो, और ये भी हो सकता है फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से डिफरेंस हो। इट मींस शायद कोई गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लेकिन गलत तरफ काइंडली नहीं जाना। क्या हम कोई एसेट बेचने लगे हैं या जस्ट एक कंपैरिजन करके फेयर वैल्यू फाइंड आउट करने लगे हैं? हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने जो पिछले दिनों में बहस की है डिस्पोजल की, डिस्पोजल में क्या हो रहा होता है? हम एसेट बेच के या एक्सचेंज करके नया एसेट या उसके बदले में कैश ले रहे होते हैं। वो तो एक्चुअल इवेंट ऑफ सेल है, जिसमें हम पुराना एसेट दे रहे हैं या उसके बदले कैश ले रहे हैं, और या उसके बदले को नया एसेट ले रहे हैं। यहाँ हम एसेट बेच नहीं रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि WDV और फेयर वैल्यू के कंपैरिजन से हमारा मार्केट वैल्यूज की बेसिस पे कोई गेन एक्सपेक्टेड है या लॉस एक्सपेक्टेड है। ये एक्चुअल गेन लॉस नहीं है। डिस्पोजल में क्या होता है? एक्सपेक्टेड गेन लॉसेस होते हैं या एक्चुअल होते हैं? वो तो हमने एक्चुअली बेच दी है, तो बेचने का गेन या बेचने पे लॉस
एक्चुअल गेन लॉसेस से जो हम डिस्कस कर रहे थे, इस कंपैरिजन के रिजल्ट में आपको ये पता चलेगा कि हम कोई गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसका क्या होना चाहिए इंशाल्लाह वो भी करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लिखा एक एग्जांपल हेडिंग लिखा प्लीज कंप्लीट साइलेंस। लेट्स अज्यूम बेटा आपकी डेट है, रिवॉल्यूशन डेट है 30th जून 2023। क्या मतलब रिवॉल्यूशन डेट? जिस डेट पे कंपैरिजन होना है बिटवीन WDV एंड फेयर वैल्यू। इस डेट पे आपके पास कोई मशीन थी, शायद अब यहां से ऑनवर्ड्स मुझे पहले डाटा लिखने देना, बस रिवॉल्यूशन डेट लिख के छोड़ दें। इस मशीन को कभी जब आपने खरीदा था तो सपोज 5 लाख कॉस्ट थी, और कुछ अर्सा आप ऑलरेडी से यूज कर चुके थे, देयरफॉर सपोज 1,50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, विच मींस कैरिंग अमाउंट कह लें या WDV कह लें, वो ऑन द डेट ऑफ 30th जून 2023 3,50,000 थी। अगर आप रिवॉल्यूशन मॉडल यूज नहीं कर रहे तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये मशीन 3,50,000 पे ही अपीयर होगी। ये ना हो पुराना भूलते जाएं और आगे चलते जाएं, पुरानी बातें सारी एज इट इज है। इफ देयर इज नो रिवॉल्यूशन मॉडल देन व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट? 3,50,000। लेकिन लेट्स अज्यूम आपने इस मशीन के लिए रिवॉल्यूशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया है, देयरफॉर अब इस 3,50,000 का आप कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ 30th जून 2023, जिस दिन आप रिवॉल्यूशन करने लगे। किसको किससे कंपेयर करना है जी? कैरिंग अमाउंट या WDV को फेयर वैल्यू से। तो लेट्स अज्यूम फेयर वैल्यू है 4,20,000। मशीन अपनी ही समझें, बताएं आपको कैसा लग रहा है? आप नॉर्मल लोग हैं, ये अजम्पशन है मेरी, अपना बिजनेस समझें। कितनी कैरिंग अमाउंट है? 3,50,000। कितनी इसकी फेयर वैल्यू है? प्लीज कितना डिफरेंस है? 70,000। कैसा लग रहा है? कोई गेन है या लॉस है? एक्चुअल गेन है या एक्सपेक्टेड गेन है? बेच नहीं रहे, सिर्फ एक कंपैरिजन है, इसलिए ये एक एक्सपेक्टेड गेन। Expected gain in this discussion of IAS 16 is called as, this expected gain is called as revaluation surplus। गेन ऑन रिवैल्यूएशन भी कहते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस कॉमनली वर्ड यूज करूंगा मैं। प्लीज व्हेन देयर विल बी रिवैल्यूएशन सरप्लस, व्हेन द फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस? ये एक एक्सपेक्टेड गेन है जो हो सकता है अगर इस मशीन को आज बेच दें। बेचा नहीं है, एक कंपैरिजन करके ये चेक हुआ है कि गेन एक्सपेक्टेड है या लॉस एक्सपेक्टेड है। एक मिनट जरा पेशेंस दिखाएं जरा, क्या ये हमेशा गेन ही एक्सपेक्टेड होगा? अगर वाइस वर्सा सिचुएशन कर लें, कैरिंग अमाउंट 350 हो और फेयर वैल्यू 350 से कम है, तो देन फिर हम लॉस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां तक जरा लिख लें, फिर इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ जरा सोचते हैं। जीरो डिस्टर्बेंस काइंडली रखिएगा, इस तरह प्लीज नहीं करें, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। प्लीज ये 3 डियर फ्रेंड्स जो हैं और एक भाई ने मास्क पहना हुआ है, पता नहीं चलने दे रहा, बातें करता हुआ, प्लीज ऐसे ना करें। मेरे पास मेरा ख्याल एक भाई अगर आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, मास्क मुझे पहनने पे त्रास बिल्कुल नहीं है, लेकिन मास्क अगर इस वजह से है कि नहीं, आप इधर आ जाओ, मुझे पता है साथ वाला तंग कर रहा है आपको, जरा आ जाए, आगे आ जाए प्लीज। ये थोड़ी सी जगह दीजिएगा भाई को, ये है जगह, आ जाए। बाकी जरा मेरे साथ हो जाए बातें आज की। अब मिस्टर दानियल, आपने ये मिशन यहीं से कंटिन्यू नहीं करना,
ये नोटेड है प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ बात वर्ड समझ आ रहे हैं मेरे? जी नोट कर लिया? अच्छा इसके नीचे ना बेटा मैंने इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स इसकी प्रेजेंटेशन आपको बतानी है, लेकिन उसके साथ जरा एक और एग्जांपल अगर हो जाए तो अच्छा है। गिन के जरा 6 7 8 8 लाइन छोड़ दो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एग्जांपल 2 लिखे जरा। लेट्स अज्यूम अनदर एग्जांपल। सपोज को बिल्डिंग है, बिल्डिंग की बल्कि एक रिवोल्यूशन डेट साथ लिखना, एग्जांपल है और रिवोल्यूशन डेट है। सपोज 30th जून 2020। अनदर एग्जांपल जिसका पिछले एग्जांपल से कोई लिंक नहीं है। लेट्स अज्यूम आपके पास कोई बिल्डिंग है, उसको जब खरीदा था तो कॉस्ट 15 लाख थी। कुछ अर्सा आपने उसको यूज किया, सपोज 3 लाख एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। कैरिंग अमाउंट जब 1,20,000 थी तो आपने रिवैल्यूएशन मॉडल चूज किया और फेयर वैल्यू एस्टिमेट हुई, तो सपोज 8 लाख फेयर वैल्यू है। जिस जगह पे ये बिल्डिंग है सपोज, उस जगह पे मार्केट वैल्यूज डाउन हो रही हैं। फोर लाख एक डिफरेंस बनेगा। लिख के सोचें ये 4 लाख क्या होना चाहिए? क्या ये बिल्डिंग बेच दी है? अगर बेच देंगे तो ये कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, फिर ये डिस्पोजल है। और डिस्पोजल का क्या होना है जो आपको पता है? डिस्पोजल है, डिस्पोजल अकाउंट बन सकता है या कंपाउंड एंट्रीज हो सकती हैं, फिर तो कैश डेबिट सिचुएशन है। ठीक है, तो डिस्पोजल नहीं प्लीज, जस्ट अ कंपैरिजन सो दैट पता चले कि हमारे एसेट्स की मार्केट वैल्यूज क्या हैं और उसकी बेस पे फिर गेन लॉस का डिसीजन हो। एक छोटा सा क्वेश्चन रहा और थोड़ी सी बात शायद यहाँ तक क्लियर हो जाए। नोटेड है? आप जरा एक शेयर होल्डर बने जरा। कौन होता है शेयर होल्डर? कंपनी के ओनर्स। कंपनी के ओनर्स। कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के लिए बनाती है, ओनर्स को बिजनेस की परफॉर्मेंस दिखानी होती है। आप सपोज किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपके सामने अगर किसी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आए तो उसमें कॉस्ट मॉडल पे अगर एसेट्स हों, वो आपको सही एज ऑन इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, या अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो तो तब सही दे रहे होंगे। सपोज आपने एसेट्स को 20 साल पहले लिया था, बिल्डिंग 20 साल पहले ली थी, अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो वो 20 साल पुरानी कॉस्ट पे बिल्डिंग आ रही होगी और वो सालों की बस डेप्रिसिएशन लेस हुई होगी, तो आपको वो पुरानी हिस्टोरिकल फिगर्स की बेस पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके डब्ल्यूडीवी नजर आ रही होगी। अगर उसकी जगह आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एज ऑन जो बिल्डिंग की वैल्यू है अगर वो बताई जाए, तो शायद आपके लिए अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि अब मशीनें, अब एसेट्स किस वैल्यू पे हैं, ये ज्यादा आपको बेहतर इंफॉर्मेशन देंगे। ये बात मैंने आपके सामने सिंपली इसलिए रखी है कि कहीं आपके जहन में ये ना है कि ये शायद हम वैसे ही बस लगे हुए हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्किंग ऑफ रिवैल्यूएशन, कि शेयर होल्डर्स को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन बहरहाल ये कंपलसरी नहीं है, कॉस्ट मॉडल भी अलाउड है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी अलाउड है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स वगैरह हो सकते हैं। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स को करंट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ फेयर वैल्यूज मिले तो देन वो ज्यादा
बेहतर पोजीशन में होगा कि देख सके कि मेरे एसेट्स अब कितने हो गए हैं, रादर देन कि उसको पुरानी फिगर्स बताई जाए, क्योंकि वो तो हिस्टोरिकल फिगर्स मींस पुरानी वैल्यूज में वक्त के साथ साथ मार्केट वैल्यूज बदलने से इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई मेरी प्लीज। लेकिन अब अगर एक कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन के रिजल्ट में सरप्लस का भी पता चल सकता है जो एक्सपेक्टेड गेन है, और किसका भी पता चल सकता है, रिवैल्यूएशन लॉस का भी पता चल सकता है। लेकिन लॉस हो या सरप्लस हो, ये एक्सपेक्टेड गेन्स और एक्सपेक्टेड लॉसेस है। तो ये 4 लाख इस केस में क्या कहलाएगा? उसी तरह एक सेंटेंस लिख लें ब्रैकेट में जिसने पहले लिखा था आप लोगों ने, ये एक्सपेक्टेड लॉस है विच इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन लॉस अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ IAS 16 या रिवैल्यूएशन। कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन लॉस। तो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता है और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में रिवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपने कंपैरिजन किया और कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है, फिर डेफिनेटली हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ना क्या है ना क्या है, तो उस केस में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बड़ा रेयर ही चांस होगा कि मार्केट वैल्यू एग्जैक्टली WDV के बराबर हो जाए। नॉर्मल सिचुएशन यही होगी कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा विच कैन आइदर बी रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक हो गया सर? देन अब आपने मुझे इन रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिवैल्यूएशन लॉसेस की एडजस्टमेंट्स करवानी है अगर हमने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना है। तो सरप्लस पे जाने से पहले जरा रिवैल्यूएशन लॉस की एडजस्टमेंट की तरफ आए। क्या एक्सपेक्टेड लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड होता है? क्या ये एक्सपेक्टेड लॉस है सर? इसको तो इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। कौन से कॉन्सेप्ट की तरफ शायद आपको लेके जा रहा हूँ? लॉसेज आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली है, जिस तरह इन्वेंटरीज वगैरह पे होता है। तो क्या अगर हमें लॉस एक्सपेक्टेड है तो इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाना चाहिए सर? कैसे? नहीं मतलब वो तो हो गया, जो भी कॉन्सेप्ट आ गया आपके जहन में, कोई डबल एंट्री करूंगा नहीं यार। सर जी अकाउंटेंट है सर, डबल एंट्री नहीं सर। बिल्डिंग बढ़ रही है कम हो रही है? कितने से कितनी हो रही है? 12 लाख से 8 लाख पे आ रही है। कितने से कम करूं? अगर इवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट होना है इस केस में तो बिल्डिंग ने कितने से क्रेडिट होना है और डबल एंट्री क्या बननी है? लिखें अपने पास एंट्री लिखें, पहले ये वाली बात कंप्लीट करने ऊपर वापस जाता हूं। बिल्डिंग क्रेडिट कितने से 4 लाख मींस 12 लाख से एसेट ने 8 लाख पे आना है, तो कितने से कम हो रहा है? 4 लाख। और 4 लाख का लॉस कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। एज एन एक्सपेंस कह लें, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समवेयर, रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस प्रॉफिट एंड लॉस में ये फिगर आपको इमीडिएटली नजर आ रही होगी। अगर लॉसेस एक्सपेक्टेड हो तो उसे फिर इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। डन है सर? एंट्री समझ आ गई है? वाई बिल्डिंग क्रेडिट? हमारी बुक्स में बिल्डिंग कितने पे है, लेकिन उसकी वर्थ कितनी रह गई है? तो कितने से उसकी वर्थ कम हो रही है? लॉस हो रहा है, एक्सपेक्टेड लॉस है, लेकिन इवन देन अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपने इसे इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड कर दिया। डन सर? एक इफेक्ट कहां गया? प्रॉफिट लॉस में। सेकंड इफेक्ट बिल्डिंग में से लेस होगा और बिल्डिंग फाइनली इस एंट्री के बाद 8 लाख की रह जाएगी अपनी बुक्स पे। आफ्टर इवैल्यूएशन बिल्डिंग अपनी फेयर वैल्यू ऑफ 8 लाख रुपीस पे आ जाएगी। बाद में क्या होगा वो बाद में बताता हूँ, पहले जरा ऊपर जाएं, वो जो गेन आया था उसकी तरफ जरा बहस कंप्लीट करते हैं। ये बेटा एंट्री करना इशू शायद नहीं है, लेकिन पहले जरा ये क्लियर कर लें, ये गेन एक्चुअल है या एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड अगर गेन है तो इसने इमीडिएटली आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना। तो इसका फिर तरीका क्या होता है, गौर से सुनो जरा। बिल्डिंग बढ़ रही है कम हो रही है? बिल्डिंग अब बढ़ रही है कम हो रही है? हम ऊपर वापस आ गए फर्स्ट एंट्री में। बिल्डिंग कितने पे है हमारी बुक्स में? है 350 पे, सॉरी मशीन, सॉरी मशीन की एग्जांपल सॉरी थी
तो मशीन कितने की हमारी बुक्स में थी? 350,000 पे, और ये बढ़ के कितनी हो रही है? तो मशीन कितने से इंक्रीज हो रही है? लेकिन अब मेरे वर्ड जरा पूरे होने दें जरा। तो मशीन डेबिट हुई 70,000, मशीन डेबिट 70,000। यकीनन वर्ड आप सही कह रहे हैं, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का हेड बन जाएगा, 70,000 से क्रेडिट होगा, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेक्टेड गेन है इसलिए ये इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर नहीं जाएगी। लेट मी फिनिश माय वर्ड जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मशीनरी डेबिट क्यों हुई है? इंक्रीज हो रही है, और उसके अगेंस्ट एक एक्सपेक्टेड गेन मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से क्रेडिट कर लिया। इस रिवैल्यूएशन सरप्लस ने इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना, इस रिवैल्यूएशन सरप्लस ने कहां जाना है? बात मेरी 1 मिनट पूरी होने दो। अपने जहन में इक्विटी लाएं, जो थोड़ी देर पहले मैं इक्विटी की वर्किंग आपके सामने डिस्कस कर रहा था। इक्विटी में क्या क्या आता है आपको पता है? कैपिटल की फिगर होती है, उसके फौरन बाद रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर आती है। रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह कैलकुलेशन बोल दें, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर इसके अंदर शामिल है। अगर कोई डिविडेंड माइनस हो गया होगा, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट कर ली। इमीडिएटली आफ्टर रिटेन्ड अर्निंग्स हेडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से एक हेड इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। मेरी सेंट्री से क्या बिजनेस के प्रॉफिट्स पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क पड़ा है? मेरी सेंट्री से इफेक्ट्स कहां कहां गए हैं मैं यही बता, नहीं मैं बताता हूँ। मशीनरी डेबिट हुई तो नॉन करंट एसेट्स ध्यान में लाएंगे। नॉन करंट एसेट्स में 3,50,000 में 70,000 प्लस होके मशीनरी 420 पे आ जाएगी। उसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में नहीं जा रहा, उसका सेकंड इफेक्ट नीचे आ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इक्विटी की जब हेडिंग लिखी हमने तो कैपिटल आया, रिटेन्ड अर्निंग्स आई, और उसके फौरन बाद एक अलहदा हेड नजर आएगा आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स का इसका हिस्सा नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स की हेडिंग के बाद एक अलहदा हेडिंग आ रही है रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। इट मींस इस एंट्री ने इस साल के प्रॉफिट को भी इफेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अभी एक्सपेक्टेड गेन के एंगल से कैलकुलेट हुआ है। एक्सपेक्टेड गेन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। उसको देयरफॉर प्रेजेंट करने के लिए एक इक्विटी में अलहदा हेड बना है। बात मेरी प्लीज कुछ समझ आ रही है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री ऑन योर नॉन करंट एसेट्स? है मशीनरी में इजाफा हुआ है, और इसका सेकंड इफेक्ट आपका इक्विटी में जाके एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक अलहदा हेड बन के प्रेजेंट होगा। इन अदर वर्ड्स मेरी इस डिस्कशन के बाद अब से ऑनवर्ड्स आपको इक्विटी के 3 हेड्स का पता चल गया हुआ है। नंबर 1, नंबर 2, और अगर रिवैल्यूएशन हुई है और सरप्लस आया है तो फिर एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का हेड भी इक्विटी का पार्ट हो सकता है। अब यहाँ तक लिख लें, बाकी जो बातें वो इंशाल्लाह मैं खुद शुरू करता हूँ। यहाँ तक कि अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो साथ साथ पहले डिस्कस कर लेंगे। जी ऊपर अब आपको मैंने 8 लाइनें छुड़ाई थी, लेकिन उनको सबको यूज ना कर लीजिएगा। शायद अगर 1-2 अगर लाइनें बच जाए तो अच्छा है, जरा शायद 1-2 बात मैंने और करनी है। जितनी की लाइनें 1 2 3 4 5, लेकिन अगर पूरी हो जाती हैं तो कोई नहीं, कहीं और जगह ढूंढ लेंगे बाद में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ आपने मेरा साथ दिया इस डिस्कशन में? ये बड़ा मशीन मींस है आपका एक एसेट है, नॉन करंट एसेट। तो मशीन डेबिट मींस मशीनरी की फिगर में 70,000 ऐड हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन सरप्लस जब मैंने क्रेडिट का है, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करने से इक्विटी में एक अलग हेड अपीयर हो जाएगा। ये अभी गेन क्योंकि एक्सपेक्टेड है, इसलिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाके आपके प्रॉफिट्स में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स ये अमाउंट अभी प्रॉफिट के अंदर शामिल नहीं है, इसमें से अभी आप डिविडेंड नहीं दे सकते बिकॉज इट इज एन एक्सपेक्टेड गेन, अभी ये एक्चुअल गेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है तला?
जी सर, मेरी बात कुछ प्लीज समझ आइए सर। अगर इवेल्युएशन लॉस हो तो स्ट्रेट अवे कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाके प्रॉफिट को बढ़ा देता है या कम कर देता है? और अगर इवेल्युएशन सरप्लस हो तो प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता, उसका इफेक्ट जो है वो फिर आपको इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से हेड में नजर आता है। डन है सर? ऐसे वैसे क्यों है? वो प्रॉफिट लॉस में है और ये गरीब इधर है। नहीं, वो भी तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन लॉसेस आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली अगर वो एक्सपेक्टेड हो भी जाए, लेकिन अगर गेन्स एक्सपेक्टेड हो तो उनको तब तक प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, जब तक वो एक्चुअल में कन्वर्ट ना हो। ठीक हो गया? अब अभी प्लीज कोई नोट तो नहीं कर रहा? जी जी जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस के नीचे लिखने से ये हुआ कि हमें ये पता चल गया हमारा एसेट अब रिवैल्यू भी हो गया, हमारा एसेट रिवैल्यू भी हो गया है। वो रिवैल्यू होने के बाद 420 पे आ जाएगा। और जो उसका सेकंड इफेक्ट इक्विटी के नीचे हमने लिखा है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारे कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिन पे कुछ गेन एक्सपेक्टेड तो है लेकिन वो भी एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं हुआ। रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी ये एक्चुअल गेन नहीं है, देयरफॉर इसमें से अभी डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलना चाहिए। ये मैंने एक आखिरी सेंटेंस बोला जी आप सबके लिए सबने कि रिटेन्ड अर्निंग में से डिविडेंड मिलता है, ये सबको पता? रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर प्रॉफिट भी होता है और उस प्रॉफिट का डिविडेंड भी होता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस ने रिटेन्ड अर्निंग्स को भी इफेक्ट नहीं किया। हाँ जी, वो इसलिए वो क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन है, देयरफॉर रिवैल्यूएशन सरप्लस में से आप डिविडेंड भी तब तक नहीं दे सकते जब तक ये एक्चुअल गेन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक ये सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट नहीं बनेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर नहीं जाएगा, उस वक्त तक इसमें से डिविडेंड टू शेयर होल्डर देना अलाउड भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान। ये जो कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, ये असल में एक कंपनी लॉ है, आपने हो सकता है कंपनी लॉ अपने से शायद मुश्किल ही को पढ़ रहा होगा। कंपनी लॉ भी आपका सिलेबस में हिस्सा तो है। तो पाकिस्तान में कंपनीज ने कैसे गवर्न होना है, उनकी काउंटिंग कैसे होनी है, ये बहुत सी रिक्वायरमेंट्स कंपनीज एक्ट की हैं, कंपनी लॉ की हैं। वो भी बीच बीच में मैं जितनी आपको जरूरत है काउंटिंग में वो साथ साथ शायद डिस्कस भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको बहरहाल लिखने की जरूरत नहीं, साथ साथ जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ शायद उतनी सफिशिएंट रहेंगी। जी, अब कोई नोट तो नहीं प्लीज कर रहा? जी सर, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी तला वंस अगेन, अब आप आगे जा रहे हैं, फिर ये होगा और फिर वो होगा, यकीन माने फिर वो भी होगा और वो भी होगा, और जो आपके जहन में नहीं आ रहा वो भी होना है। तो प्लीज यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है तो डेफिनेटली आगे सब कुछ होना है। एक चीज बहरहाल ये क्लियर रखिएगा जी, एक सेकंड सॉरी, ये एक डबल एंट्री हुई है, क्या यहाँ से मशीनरी के लेजर में 70 जाना है? और क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस का भी कोई लेजर बनेगा? तो वो डेफिनेटली सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन मैंने उसकी रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो फाइनली लेजर में फिगर होगी उसकी आपको प्रेजेंटेशन बताई है कि उसने प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनली नहीं जाना, उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना। तो इंशाल्लाह जैसे ही जरूरत पड़ेगी अभी तो इंशाल्लाह फिर हम लेजर भी बनाते हैं। आप ये बताएं, अब जरा दो एग्जांपल जो आपके सामने आई हैं, नजर आ रही है दोनों एग्जांपल अगर इकट्ठी देखें, चाहे सरप्लस हो चाहे लॉस हो, क्या मैं कह सकता हूं कि आफ्टर रिकॉर्डिंग सरप्लस लॉस फाइनली एसेट अपनी फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाता है? सेंटेंस मेरा, क्वेश्चन मेरा रिपीट करेगा कोई? मैंने क्या पूछा? हमें क्या पता मैंने क्या सवाल पूछा, ध्यान किसी का भी नहीं था। क्या आफ्टर द एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिवैल्यूएशन लॉस एसेट फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाता है? सरप्लस वाली एंट्री देखें जरा, अगर मशीनरी डेबिट हो जाए 70 से, तो क्या 70,000 से डेबिट होने के बाद ये 4,20,000 तक आ जाएगी, विच मीन्स फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली नीचे देखें देखें जाके जरा, अगर 4 लाख से बिल्डिंग का लॉस रिकॉर्ड हो जाए
तो बिल्डिंग 4 लाख से क्रेडिट होने के बाद 12 लाख से 8 लाख पे आ जाएगी। इट मींस आफ्टर इवैल्यूएशन एसेट फिर अपनी फेयर वैल्यू के बराबर आ जाता है, चाहे सरप्लस हो चाहे लॉस हो। तो एक सेंटेंस लिखना आप जहां भी है, आप नीचे जाके जब दो एंट्रीज होगी दोनों की, आफ्टर इवैल्यूएशन, प्लीज ऐसे डिस्टर्ब नहीं प्लीज किया करें, सब लोगों को इंडिविजुअली सोचने दिया करें। आफ्टर इवैल्यूएशन after evaluation value of asset will be equal to value of asset will be equal to its fair value। सरप्लस की एंट्री के बाद या लॉस की एंट्री के बाद? इवैल्यूएशन की एंट्री के बाद, आफ्टर इवैल्यूएशन अगर आपने सही काउंटिंग एंट्रीज की हैं तो एसेट किस वैल्यू पे फाइनली आ जाएगा? फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। अब एक छोटी सी बात और आगे, फिर एग्जांपल्स फर्दर शुरू करते हैं। अब जब एसेट अपनी फेयर वैल्यू पे आ जाएगा तो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन, क्या बेच दिए? बेच दिए और बेच दिए, बेचा नहीं था, जस्ट कंपैरिजन हुआ। तो कंपैरिजन के बाद एंट्रीज हुई, लॉस था या सरप्लस था, एसेट फाइनली फेयर वैल्यू पे आ गया है। अब यहां से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर्स में आफ्टर इवैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे एसेट आने के बाद फ्यूचर की डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होनी चाहिए? अब फेयर वैल्यू पे चार्ज हो, तो आफ्टर इवैल्यूएशन फिर फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इट मींस इस डेट पे खड़े होकर, जिस डेट पे इवैल्यूएशन हुई है, आप इस एसेट की अब रिमेनिंग लाइफ देखेंगे। अब ये रिमेनिंग लाइफ क्या होती है? रिमेनिंग 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 फॉर एग्जांपल 10 साल लाइफ थी, 2 साल बाद आपने रिवैल्यूएशन की है, तो फिर जो रिमेनिंग लाइफ है वो हम काउंट करेंगे और जितनी फेयर वैल्यू है उसे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर देंगे। तो एक सेंटेंस और लिखें जरा, आफ्टर इवैल्यूएशन fair value is depreciated, fair value is depreciated over remaining useful life। फ्यूचर की डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं या पास्ट की? जो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन है वो आफ्टर इवैल्यूएशन फेयर वैल्यू को हम रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। अगर रिमेनिंग लाइफ नहीं दी होगी तो हम उसी तरह काउंट कर लेंगे जिसना अभी आपने बताया, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर रिमेनिंग लाइफ दे देता है, तो रिमेनिंग लाइफ अगर दी है तो एज इट इज यूज कर लेंगे, और अगर रिमेनिंग लाइफ नहीं दी हुई तो ये काउंट कर लेंगे कि टोटल कितनी थी और कितना अरसा गुजर गया था, उसको माइनस करके रिमेनिंग लाइफ काउंट कर लेंगे।